इनको तो फैलाना है नफरत। कभी फिल्म के नाम पे नफरत फैलाओ, कभी फिल्म के कपड़े के नाम पे नफरत फैलाओ, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे नफरत फैलाओ, और इन सारी नफरतों के जरिए जो आपके जिंदगी के मूल सवाल है उनको पीछे धकेलते जाओ। दोस्तों, मैं आपका मेजबान अली आदिल खान सत्यम गुफ्तन प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। भारत के इतिहास में अंग्रेजी हुकूमत का कालखंड या दौर शोषण, लूट, दमन और मानवीय अधिकारों के हनन के नाम से याद किया जाता है। भारत में अंग्रेजों द्वारा बांटो और राज करो की नीति के तहत लोगों को आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक मतभेदों के आधार पर विभाजित करने का पूरा प्रयास किया गया था। इसी के चलते भारत के 17वें वायसराय द लॉर्ड एलन ब्रो द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसके जरिए पृथक निर्वाचन अधिनियम लाया गया था और इसके जरिए हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सियासी रास्ते से सांप्रदायिक नफरत और दरार पैदा की गई थी। आपको ये भी बताते चलें कि 1909 में ब्रिटिश संसद द्वारा भारत परिषद अधिनियम यानी इंडिया काउंसिलिंग एक्ट का प्रस्ताव पास किया गया था, जिसे ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में स्वशासित शासन प्रणाली के छलावे के रूप में स्थापित करने के नाम पर पेश किया था। ये मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसी के चलते मुस्लिम पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई थी और कुछ ऐसे मुस्लिम इलाकों की निशानदही की गई थी जिसमें मुसलमान मुस्लिम प्रत्याशियों को चुन सकते थे। इसके पीछे ब्रिटिश साम्राज्यवाद की बड़ी साजिश थी। इस अधिनियम के तहत ही मुस्लिम लीग की स्थापना भी की गई होगी तथा मुस्लिम बुद्धिजीवियों को कांग्रेस से अलग रखने का प्रयास किया गया था। दरअसल इस अधिनियम का प्रयोग कांग्रेस द्वारा प्रतिवर्ष नागरिक अधिकारों में सुधारों की मांग को निरस्त करना, नरम दल को संतुष्ट करना, एक्सट्रीमिस्ट के प्रभाव को कम करने तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का पूरा लेख विकिपीडिया पर आप देख सकते हैं। ये भी सच है कि भारत में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन जैसी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े बांध और पुल, लेडी हार्डिंग, इरविन और विलिंगडन जैसे बड़े अस्पताल और बुनियादी ढांचागत यानी इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं का भी चलन ब्रिटिश साम्राज्य में ही वजूद में आया था और आज भी कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है। एक्सप्रेसवेज, मॉल्स, ऊंची इमारतें, नया संसद भवन, नया प्राइम मिनिस्टर हाउस वगैरह वगैरह। लेकिन इसको महज इत्तेफाक न समझना दोस्तों और जहन में रखना जो आपको बताया जा रहा है। अंग्रेजों ने 200 साल के शासनकाल में आर्थिक रूप से समृद्ध भारत को किस हद तक निचोड़ लिया था, इसका पता हमको लोकसभा सांसद शशि थरूर की किताब एन इरा ऑफ डार्कनेस से मिलता है। इसी किताब के भारत में लूटपाट नामी अध्याय में थरूर लिखते हैं कि 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटेन के आर्थिक इतिहासकार एंगल मैडिसन ने विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत की 23% हिस्सेदारी का उल्लेख किया है और अकेले भारत की यह हिस्सेदारी पूरे यूरोप के बराबर थी दोस्तों। शशि थरूर आगे लिखते हैं, मुगल शासक औरंगजेब के काल में वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी इससे भी कहीं आगे बढ़कर देखी जा सकती है, यानी वो 27% थी। 1700 ईस्वी में औरंगजेब के खजाने में सिर्फ टैक्स रेवेन्यू की रकम 10 करोड़ पाउंड हुआ करती थी। ब्रिटिश शासक जब भारत छोड़कर गए तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 23% से घटकर 3% पर आ गई थी। अब ये सब कुछ आज के नए भारत के परिप्रेक्ष्य में आपको देखना होगा और इसको देखते रहिए। यानी जिस भारत को मुगल शासन के दौर में सोने की चिड़िया बनाया गया था, उसी भारत के आर्थिक शोषण से ब्रिटेन का वित्तीय विकास तो हुआ, लेकिन भारत दिनों दिन कंगाल होता चला गया और जनता कमज़ोर होती गई। भारत के ख़जाने में मौजूद कोहिनूर जैसे हीरे और डायमंड, सोना और जवाहरात भारी मात्रा में भरे पड़े थे, जो साम्राज्यवाद अंग्रेज़ ने लूट लिए और ब्रिटेन भेज दिए थे। दोस्तों, भारत के वर्तमान सत्ताकाल में फलते फूलते कॉरपोरेट घरानों और गरीब होती देश की अधिकांश जनता की हालत के परिप्रेक्ष्य में भी आप नए भारत की नई खोज करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद आप देश को बता सकेंगे कि आप अंग्रेज साम्राज्यवादी और पूंजीवादी उस दौर के कितना करीब हैं। फिलहाल आप गांधी संस्थानों पर सरकारी कब्जों के विरोध में गांधी, लोहिया और जेपी संस्थाओं के द्वारा बुलाए गए एक प्रतिरोध सम्मेलन में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और लोहियावादी नेता संजय सिंह का क्रांतिकारी भाषण सुने। अगली कड़ी में रघुराम ठाकुर और फिर योगेंद्र यादव को भी हम आपको सुनवाएंगे। फिलहाल मैं आपको संजय सिंह की इस वीडियो के साथ छोड़े जाता हूं। कल फिर हाजिर होऊंगा, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पे बने हुए संस्थान है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पे बने हुए संस्थान है,
लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पे बने हुए संस्थान है, इन संस्थानों पर धीरे धीरे करके कब्जा करना, यह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एक बहुत बड़ा एजेंडा है, उसका मकसद है। इस बात को हमें समझना होगा। पूरे देश के अंदर जो संस्थान, उन पर कब्जा कैसे करना है, यह इस सरकार का मकसद है। और इस बात को अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो शायद हमारी लड़ाई बहुत सीमित रह जाएगी। यह योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। गांधी के विचार फैलने ना पाए, जेपी के विचार फैलने ना पाए, लोहिया के विचार का विस्तार ना हो पाए, क्योंकि जब आप गांधी के विचारों को आगे बढ़ाएंगे तो बीजेपी की दुकान तो चल नहीं सकती, उनका जो धंधा चल रहा है वो चल नहीं सकता, उनको जो देश को बांटने की जो नीति चल रही है वो नहीं चल सकती। फिर तो आपको अहिंसा की बात करनी पड़ेगी, भाईचारे की बात करनी पड़ेगी, सर्वधर्म प्रार्थना की बात करनी पड़ेगी, भारतीय संस्कृति और एकता और सबके मिलने जुलने की बात करनी पड़ेगी। तो ये तो यहां होना नहीं है। इनको तो फैलाना है नफरत। कभी फिल्म के नाम पे नफरत फैलाओ, कभी फिल्म के कपड़े के नाम पे नफरत फैलाओ, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे नफरत फैलाओ, और इन सारी नफरतों के जरिए जो आपके जिंदगी के मूल सवाल हैं उनको पीछे धकेलते जाओ। रोटी कपड़ा मकान के सवाल, महंगाई के सवाल। आज एक व्यक्ति को भारत की पूरी संपत्ति सरकार ने सौंप दिया, आपकी संपत्ति तो कब्जा करने जा रहे हैं। एक व्यक्ति के नाम पर आकाश में चले जाइए तो जहाज उसी का, अडानी के नाम, जमीन पे आ जाइए तो एयरपोर्ट अडानी के नाम, समुद्र में चले जाइए तो सीपोर्ट अडानी के नाम, पाताल में चले जाइए तो कोयला अडानी के नाम, गैस अडानी के नाम, बिजली अडानी के नाम, सड़क अडानी के नाम, रेल अडानी के नाम। पूरा हिंदुस्तान एक व्यक्ति के नाम पे नीलाम किया जा रहा है और लाखों करोड़ रुपए का उसका भ्रष्टाचार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के जरिए सामने आया। हम लोगों ने जेपीसी की मांग की, कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों? इसलिए कि आज जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, ये इन लोगों के माध्यम से अपनी राजनीतिक सत्ता को चलाना चाह रहे हैं भ्रष्टाचार के पैसे के जरिए, जिसका जिक्र कुछ दिनों पहले सत्यपाल मलिक जी ने एक विस्फोटक अपने इंटरव्यू के जरिए किया। हम लोगों ने रघु ठाकुर जी के साथ मिलकर, अभी यहां पे कुछ विचारों को लेकर बात हो रही थी, लेकिन रघु ठाकुर जी के साथ मिलकर हमने अपनी राजनीति की शुरुआत की तो नारा हम लगाते थे, गांधी लोहिया जय प्रकाश अमर रहे अमर रहे। कि अगर सड़क खामोश हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी। आज सड़क को जगाने की जरूरत है। मैं बधाई देना चाहता हूं राम धीरज जी को और आप सबको कि आपने सड़क को जगाने की एक मुहिम शुरू की है। संसद में जहां हम लोग बैठे हैं वहां आवाज उठाते हैं, सस्पेंड करके बाहर भी कर दिया जाता है, लेकिन प्रतिरोध का जो अपना तरीका है वो अपनाते हैं, विरोध अपना जारी रखते हैं। मैं समझता हूं कि ये जो गांधी विद्या संस्थान को बचाने की लड़ाई है, ये गांधी विद्या संस्थान को बचाने की लड़ाई नहीं है, ये गांधी के विचारों को, लोहिया के विचारों को, विनोबा के विचारों को, जयप्रकाश जी के विचारों को बचाने की लड़ाई है। इसलिए हमको सबको एक साथ मिलकर इसमें लड़ना पड़ेगा।